तुम्हें यहाँ सबसे दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन जोरो एकदम से रुक गया। उसने प्रोफेसर चौधरी की तरफ देखा। प्रोफेसर चौधरी भी उसके साथ रुके। फिर वो चलने लगे और जोरो भी उनके साथ चलने लगा। अगर अपनी पहचान छुपानी है तो जितने कम लोग तुम्हें जानेंगे उतना तुम्हारे और उनके लिए अच्छा रहेगा। ये सुन जोरो ने हाँ में सर हिलाया। निंजास का अगला कमांडर रियो लिंग बना है। मास्टर लिंग का बड़ा बेटा? हाँ वही। तुमसे बदला लेने के लिए उसने सामुराई और निंजा को एक कर दिया है। मुझे मारने के लिए दो दुश्मन एक हो गए। शायद ये काम माया ने किया होगा। ये सुन प्रोफेसर चौधरी रुक गए। उन्होंने हैरानी भरी नजरों से जोरो को देखा। जोरो मुस्कुरा रहा था। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि समुराई कमांडर लीडर दाइसुके नाकामुरा ने मुझे एक बार हराया था और ये केवल माया को पता है। तो ये बात है। अब तुम ये सब छोड़ो और बस अपनी पढ़ाई पर और मिशन पर ध्यान दो। तुमने इन सबको पाने के लिए बहुत कुछ खोया है। अंकल, मैंने कुछ मंगवाया था, क्या वो आ गया है? हाँ, वो चीज तुम्हारे घर भिजवा दी गई है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि उस चीज की तुम्हें जरूरत ना पड़े। जोरो ने हाँ में सर हिलाया और दोनों डीन ऑफिस की तरफ चल दिए। जापान का एक गांव ह्योगा, जहां गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। इस गांव में बच्चों को किडनैप करके लाया जाता था या दूर दूर से बच्चों और गुलामों को कम दामों में खरीद कर लाया जाता था और ऊंचे दामों में सामानों को बेचा जाता था। इसे लोग गुलामों का मेला कहते थे। केवल बच्चे ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी खरीदा और बेचा जाता था। मास्टर लैंग और उनकी 7 साल की बच्ची माया भी इसी गांव में आए हुए थे ताकि बच्चों को खरीदकर उन्हें अपने निंजा समुदाय में भर्ती कर सके। माया पहली बार इस गांव के मेले में अपने पिता के साथ आई थी। वो सब कुछ देख रही थी। कुछ गुलामों को पीटा जा रहा था तो कुछ को बड़े बड़े सामंत देख रहे थे। गुलामों के शरीर पर न के बराबर कपड़े थे और जो कपड़े थे वे फटे हुए या खून से सने हुए थे। सभी गुलामों को अलग अलग पिंजरों में रखा गया था। वे सभी रो रहे थे, चीख रहे थे, रहम की भीख मांग रहे थे या खाना मांग रहे थे। माया सभी पिंजरों को देख रही थी, मानो जैसे चिड़िया घर में आई हो। मास्टर लैंग भी वही कर रहे थे। तभी उन पिंजरों की मालिक की नजर मास्टर लैंग पर पड़ी। वो मास्टर लैंग को अच्छी तरह से जानता था। मास्टर लैंग उसके पुराने क्लाइंट थे। वो दौड़कर मास्टर लैंग के पास आया। मालिक को देख मास्टर लैंग मुस्कुराए। कैसे हो जो? तुम्हारा परिवार कैसा है? बस आपकी मेहरबानी है मालिक। आप यहाँ कैसे? बस कुछ हथियार खरीदने आया था। मास्टर लैंग गुलामों को हथियार कहते थे। वे गुलाम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे और ये बात होजो अच्छे से जानता था। होजो केवल मुस्कुरा दिया। वो उन्हें सभी गुलामों को दिखाने लगा। माया भी उन गुलामों को देख रही थी। तभी उसकी नजर एक पिंजरे पर पड़ी जिसमें एक बच्चा बिना आवाज किए चुपचाप बैठा था। माया ने देखा कि उसकी उम्र का एक लड़का उस पिंजरे में है। उसके लंबे लंबे बाल और मैले कपड़े थे। दूसरे गुलामों की तरह वो डरा हुआ या चिल्ला नहीं रहा था। वो एकदम शांत बैठा हुआ था। उस लड़के ने माया की तरफ देखा। मास्टर लैंग ने उस लड़के को देखा और बस उसे देखते रहे। मालिक, डोरे ताताके का आयोजन किया है, उसके लिए देर हो रही है, चलिए। मास्टर लैंग ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो आगे बढ़ गए। डोरे ताताके असल में गुलामों की फाइट थी। ये फाइट गुलामों की ताकत और उनकी पोटेंशियल को परखने के लिए रखी जाती थी। इस फाइट के कोई नियम नहीं थे। नियम था तो बस जंगल का। अपनी भूख मिटाने के लिए लड़ना पड़ता था। दो गुलामों को तब तक लड़ाया जाता था जब तक किसी एक की मौत न हो जाए। लड़ाई लड़ने से पहले गुलामों को कई दिनों तक भूखा रखा जाता था और लड़ने से ठीक पहले उन्हें मेरोपन दिखाया जाता था जो एक मीठा ब्रेड था। इससे उनकी भूख और तीव्र हो जाती और बस एक ब्रेड के टुकड़े के लिए वे खून बहाते। इसी भूख की लड़ाई को देखने दूर दूर से लोग आते थे। गुलामों की लड़ाई को शुरू करो। तभी मैदान के अलग अलग छोर पर दो पिंजरों को लाया गया। माया ने देखा कि एक पिंजरे में वही लंबे बालों वाला लड़का है जो काफी कमजोर लग रहा था। वो अपने पिंजरे से बाहर आया। उसने वहां आसपास खड़े
सभी लोगों को देखा और फिर मैदान में नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि मैदान में अलग अलग जगह पर हथियार रखे हुए थे। तभी दूसरे पिंजरे से एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकला जो दिखने में किसी जल्लाद से कम नहीं था। मास्टर लैंग ने दोनों फाइटरों को देखा तो उन्हें नाइंसाफी लगी। उन्होंने होजो की तरफ देखा। होजो ने अपने दांत दिखाए। उन्होंने फिर से लड़ाई के मैदान में देखा। जल्लाद आदमी ने अपने प्रतिद्वंदी को देखा तो हंसने लगा। वो छोटा सा लड़का हद से ज्यादा दुबला था। वो उस लड़के के पास आया। लड़का कोई हरकत नहीं कर रहा था। वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। वो बस जमीन को देख रहा था। तभी उस जल्लाद आदमी ने जोर से एक मुक्का मारा, लेकिन वो लड़का अपनी जगह से बेहद तेजी से हट गया। जल्लाद का मुक्का चूक गया। ये देख वहां देखने आए हुए लोग उस पर हंसने लगे। जल्लाद ये देख तिलमिला उठा। उसने फिर से उस लड़के पर वार किया और वो लड़का तुरंत ही अपनी जगह बदलकर फिर से बच निकला। जल्लाद और तिलमिला उठा और एक के बाद एक वार करने लगा। वो लड़का हर एक वार से बच रहा था। ये देख मास्टर लैंग मुस्कुरा उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चा इतना फुर्तीला होगा। तभी जल्लाद ने दायां मुक्का उठाया मारने के लिए। वो लड़का हटने ही जा रहा था कि उस आदमी ने बायां मुक्का उसकी पेट पर दे मारा। वो लड़का दूर जाकर गिरा। जल्लाद अपनी सफलता देखकर खुशी के मारे कूदने लगा। उस छोटे लड़के के मुंह से मुक्के की वजह से खून निकल आया। वो उठने जा ही रहा था कि उस दरिंदे ने लड़के के मुंह पर एक जोर की लात मारी, जिससे वो सीधा औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा और उसके सिर से खून बहने लगा। वो आदमी एक के बाद एक वार किए जा रहा था। वो उस लड़के को लहूलुहान करता जा रहा था। वो लड़का अधमरा हो चुका था। वहां खड़े लोग ये लड़ाई देखकर खुश हो रहे थे। तभी उस लड़के ने अपनी आंखें खोली और उसने दूर पड़े भाले को देखा। उसने भाले को उठाया और खड़ा हो गया। वो उस जल्लाद की तरफ भागा। जल्लाद ने देखा कि सबकी नजरें उसके पीछे थी। उसने मुड़कर देखा तो लड़का ठीक हवा में था और उसके भाले की नोक जल्लाद की आंखों से होते हुए खोपड़ी को चीरते हुए जमीन में धंस गई। उस लड़के ने भाले को जल्लाद के सिर के आर पार कर दिया। लड़का जीत चुका था। सारे दर्शक तालियां बजा रहे थे। मास्टर लैंग भी तालियां बजा रहे थे। उन्होंने होजो की तरफ देखा। ये लड़का मुझे चाहिए। होजो ने शुक्रिया कहा और उस लड़के को अपने पास बुलाया। खून से सना हुआ लड़का उनके पास आकर खड़ा हो गया। मास्टर लैंग ने उस लड़के की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने धीमी आवाज में कहा, ज़ोरो योशिदा। उसने छोटी माया की तरफ देखा। तभी पीछे से माया के नाम की आवाज सुनकर माया अतीत से वापस लौटी। उसने मुड़कर देखा तो उसका बड़ा भाई रयो खड़ा था। तुम किस ख्यालों में खोई हुई हो? ज़ोरो के बारे में कुछ पता चला? हाँ, अभी तक तो नहीं। दाई ने पूरे जापान में गैंग वॉर छेड़ दी है। ज़ोरो को ढूंढने के लिए वो लाशों पर लाशें बिछा रहा है। हाँ, यही दाई की एकमात्र शर्त थी कि उसके काम के तरीके पर कोई सवाल न उठाया जाए और हमें बस ज़ोरो से मतलब है। ज़ोरो की जान लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी, चाहे इसके लिए हमें इस शहर को मुर्दों का शहर ही क्यों न बनाना पड़े।